स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, रोज अपना ये सेशन होता है दोस्तों रात्रि 9 बजे और हिंदी साहित्य को हम बहुत ही मस्ती से पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस की, है ना। और दोस्तों प्ले स्टोर में भी आप सर्च कर सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर आपको हिंदी साहित्य का टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, एचपी टेट, एच टेट और दोस्तों उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित यहां पर कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। और साथियों अभी तक जो है ये अपना क्या चल रहा था, 1500 रुपए का एक कोर्स था, इसमें आपको 300 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाता है ना। कूपन कोड यूज करते हैं तो 300 रुपए का डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ये 20 दिसंबर तक ये ऑफर चलेगा और दोस्तों जल्द ही न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी साथी दोस्तों इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी साथी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, वो जल्दी ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। यहां पर दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर सबसे पहले तो आपको विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा, ट्रिकी वीडियो भी यहां पर मिलेंगे महत्वपूर्ण चैप्टर के, यहां पर नोट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही लाइव क्लास के दौरान आपके डाउट सॉल्यूशन और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहां पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और यहां पर हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट भी होगा, साथ ही आपका रिजल्ट भी दोस्तों घोषित किया जाएगा, आपके ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों 9098609291 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जिन भी साथियों को दिक्कत आ रही थी काहे कि जो नेट बैंकिंग चलाते हैं या फिर फोन पे चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं वो ही कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं चलाते हैं वो भी इसमें दोस्तों ये परचेस कर सकते हैं। जिसको भी लेना है वो बिल्कुल इस नंबर पर संपर्क करेंगे जिसको परचेस करना है। ठीक है, आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते फिर भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप हमें बता देंगे कि सर हमें आज परचेस करना है, तो मैं आपकी भी हेल्प कर दूंगा। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 173वां प्रश्न अपना है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। और सभी लोग बताएंगे आदेश देवी, सरस्वती सिंह जी। उत्तर क्या हो जाएगा, दिया भारद्वाज। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है ये बताना है। दिव्या जी प्रश्न क्रमांक 173 का आंसर। और सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। दोस्तों आपने पढ़ी है एक रचना कौन सी, सुदामा चरित। सुदामा चरित पढ़ी है। कई लेखकों ने सुदामा चरित नाम से दोस्तों रचनाएं की हैं, लेकिन एक सुदामा चरित ऐसी भी है जो नरोत्तम दास की है ना। नरोत्तम दास की एक रचना सुदामा चरित भी है जो आपसे कई बार पूछी जाती है, और एक रचना ध्रुव चरित भी है। तो ध्रुव चरित और सुदामा चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है, नरोत्तम दास। बोले सर सुदामा जो थे वो नरों में उत्तम थे, क्या थे, नरों में उत्तम थे। तो सुदामा चरित के रचनाकार भी कौन हो जाएंगे, नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास भक्ति काल के दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं, और इनके उपलब्ध ग्रंथों में सुदामा चरित और ध्रुव दास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, ध्रुव चरित और सुदामा चरित। ठीक है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है दोस्तों। दलित साहित्य भी आपने पढ़ा होगा, है ना। दलित साहित्य का वो चर्चित लेखक कौन सा माना जाता है, निराला, कुंवर बेचैन, नगेंद्र या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं, मोनू यादव जी। सभी लोग आंसर बताएंगे, मंजू यादव, सुशील पटेल जी, यशरत्ती जी। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है, यहां पर आपको चयन करना है। 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे और 4 में से आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक माने जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इनकी जो रचनाएं हैं वो देखो कैसे हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना है इनकी, सदियों का संताप है,
बहुत हो चुका इनका कविता संग्रह है और जूठन इनकी आत्मकथा कई बार पूछी गई। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन है दोस्तों, ये इनकी आत्मकथा कई बार पूछी गई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, बिल्कुल सही है। मीना कुमारी जी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यहां पर 175 में आपको चयन करना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नेमिसराय या फिर शिवराज सिंह बेचैन। यानी कि 175 का आंसर सभी लोगों को चयन करना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग चयन करें। प्रश्न क्रमांक 175 का हमें चयन करना है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और यहां पर राइट आंसर है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, वेरी गुड आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका सही है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, ये तो कई बार पूछा गया है साथियों। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक माने जाते हैं ओम प्रकाश। ठीक है, इसमें देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक यहां भी देखो दोस्तों, यहां पर दो रचनाएं हैं। एक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये शरण कुमार लिम्बाले की भी रचना है, ये समीक्षा है इनकी। यानी बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की ये समीक्षा मानी जाती है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचना ग्रंथ मानी जाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचना और जो है शरण कुमार लिम्बाले की ये समीक्षा कृति है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रख लेना। कभी कभी क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। शरण कुमार लिम्बाले की भी है और किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी है। ठीक है, तो इन दोनों रचनाओं को हमें याद करना है। फिर आगे हम देखते हैं अगला जो अपना प्रश्न होगा, उस प्रश्न को अपन यहां पर देख लेते हैं। वो प्रश्न है अपना कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? प्रश्न क्रमांक 177 का आंसर आपको चयन करना है। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप प्रस्तुत किया है? तो वो उत्तर होगा आपका नरेंद्र कोहली ने। नरेंद्र कोहली, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो नरेंद्र कोहली साहब ने किया है। ठीक है, कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी की रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया रचना है। 178 का हमें चयन करना है। कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? 178 और 178 का आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और दोस्तों धर्मवीर भारती ये दलित धर्म के समर्थक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी में लिखा है
कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है ना। तो ये जो है, जो रचना आपको याद रख लेना है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये दोस्तों किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अब आपको बताना निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया नित्या, ममता पांडे जी। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, या फिर वालकर्ण शर्मा नवीन, या फिर वीरेंद्र मिश्र। ये आपको चयन करना है यहां पर। निशा निमंत्रण ये किसकी रचना है? और बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है कि सर जो निशा निमंत्रण है इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हरिवंश राय बच्चन की ये रचना मानी जाती है निशा निमंत्रण। ठीक है, इसको याद रखना। यहां पर आते हैं दोस्तों, अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग इसके लेखक कौन माने जाते हैं? अमन का राग के लेखक कौन है? तो अमन का राग है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह, है ना। शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है अमन का राग। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर। और दोस्तों आपने शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पढ़ा होगा कि बोले सर ये जो शमशेर बहादुर हैं इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है तो आप बता देना शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। यानी आपका नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते मौर्य विजय। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 181 का आंसर मैत्री शरण गुप्त की, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य विजय, ममता एमसी जी, देवेंद्र कुमार जी, मौर्य विजय किसकी रचना मानी जाती है? 4 विकल्प हैं, मौर्य विजय के बारे में हमें बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि मौर्य विजय, है ना, मौर्य विजय बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 181 का आंसर आपको चयन करना है। आशु जी, कोयल यादव, और उत्तर आपका बिल्कुल सही है मौर्य विजय। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसके रचयिता है सियाराम शरण होगा। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? श्याम नारायण पांडे का है, नवीन का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, या इनमें से कोई नहीं? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो ये किसका है? हल्दी घाटी बताना है हेम इंग्लिश जी। सभी लोग चयन करेंगे हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी वीर रस प्रधान रचना है और ये मानी जाती है दोस्तों श्याम नारायण पांडे की। किसकी मानी जाती है? श्याम नारायण पांडे की। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, है ना, ये सही है। 1937 से 1939 ईस्वी में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया ये वीर रस जो है प्रधान प्रबंध काव्य माना जाता है दोस्तों हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी, हाँ वेरी गुड, श्याम को हल्दी लगाई, बहुत बढ़िया। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? 183 भविष्यत कहा, और मैंने आपको कई बार याद करवाया है, उपेंद्र शर्मा जी, है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, या फिर सरहपा। भविष्यत कहा तो मैंने कई बार याद करवाया कि सर भविष्य के लिए हम धन का संचय करते हैं, यानी कि जो भविष्यत कहा है इसके रचनाकार बिल्कुल सही है आपका धनपाल। भविष्यत कहा के रचनापाल धनपाल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने टिक किया है धनपाल, बिल्कुल सही है दोस्तों।
ये अपभ्रंश के प्रमुख कवि माने जाते हैं, है ना। 10वीं सदी के अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं कौन? धनपाल जी, और इनकी रचना का नाम है भविष्यत कहा। बोले सर भविष्य के लिए धन का संचय करना है, ये कई बार पूछी गई है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो ये किसका ग्रंथ है दोस्तों? अब्दुल रहमान, इन्हें अद्दहमाण भी कहा जाता, अद्दहमाण अब्दुल रहमान, है ना, इनको कहा जाता है। और अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक रचना है ये किसकी मानी जाती है? यहां पर बताना है निशा यादव, रीनू शर्मा जी, श्रीधर जी, एस किरण जी, सभी लोग बताएंगे। 185 का आंसर आपको चयन करना है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो एक कृति किसकी मानी जाती है? 185 का आंसर बिल्कुल सही है। बोले सर ये जो कृति है, ये संदेश रासक जो कृति है ये अब्दुल रहमान की है, लेकिन इस कृति का काव्य रूप क्या है? काव्य रूप, तो काव्य रूप आपने बताया कि सर इसका जो काव्य रूप है वो एक काव्य रूप है इसका खंड काव्य। ये क्या है? खंड काव्य है, ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खंड काव्य है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य, लेकिन यहां पर उत्तर आपका क्या है? खंड काव्य है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, खंड काव्य। फिर यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर हमें पढ़ना है अगला क्वेश्चन कि सर संदेश रासक की श्रेणी में आता है, तो ये आता है खंड काव्य की श्रेणी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संदेश बोले खंड खंड, पहले हम क्या करते थे, बहुत सारे संदेश भेजते हैं खंड खंड करके, है ना। मैं आपको जानता हूं, तो कुछ लोग मैं अलग लिख देंगे, आपको अलग लिख देते हैं, जानता अलग लिख देते, तो है ना। तो खंड खंड करके हम क्या भेजते हैं? बोले सर संदेश भेजते हैं। तो संदेश रासक क्या होगा? खंड काव्य होगा कि महाकाव्य? बोले जब संदेश भेजते हैं खंड खंड करके तो ये खंड काव्य ही होगा, यानी आपका उत्तर होगा दोस्तों क्या? संदेश रासक के रचयिता कौन है? यहां पर आपको पूछा गया, तो बोले सर अब दूर नहीं है संदेश भेजना, अब दूर नहीं है संदेश भेजना, तो अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं है अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं है संदेश भेजना, और हम संदेश खंड खंड करके भेजते हैं, है ना। और इसे आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों संदेश रासक को, है ना। इसको याद कर लेना है। और बांधो ना इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव, बोले इस ठाव नाव को ना बांधो, बोले क्यों? क्योंकि आपको अस्क बहाना पड़ेगा। बोले बांधो ना नाव इस ठाव, आपकी कोई नाव चुरा लेगा, इस अगर ठाव बांधोगे तो फिर आपको अस्क बहाना पड़ेगा। क्या बहाना पड़ेगा? अस्क। तो ये अस्क की होगी कि निराला की होगी? बांधो ना नाव इस ठाव के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये हमें बताना है। कल्पना जी, कांति जी, आंसू जी, बोले सर ये जो बांधो ना नाव इस ठाव, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। बांधो ना नाव इस ठाव, है ना। बोले नहीं तो क्या करना पड़ेगा? अस्क बहाना पड़ेगा। तो अस्क जी की रचना मानी जाती है, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है दोस्तों? साखी, साखी बताना है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, ये सभी लोग बताएंगे। साखी, है ना। और दोस्तों केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही, ये किसकी रचना मानी जाती है? काव्य संग्रह माना जाता है साखी। साखी बताओगे सभी लोग? आंसू जी, है ना, राम जी, राम बाबू जी। प्रश्न क्रमांक 189 का साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? और आपका यहां पर साखी से बिल्कुल सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ये साखी विजय देव नारायण शाही साहब की रचना है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों विजय देव नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर, मछली घर आपको पता है ना। नई कविता की ध्रुव परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। मछली घर में पकड़े गए कौन? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही कहां पकड़े गए? मछली घर में। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है?
तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? 190 का आंसर आपसे पूछा जाता है तो बोले सर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उत्तर बताएंगे। मैंने कहा क्या बताओगे? बोले मछली घर में पकड़े गए विजय देवनारायण शाही। कहां पकड़े गए? मछली घर में। तो मछली घर जो रचना है, जो काव्य संग्रह है, इसका संपादक है तो कौन है? इसके संपादक कौन है ये हमें बताना है। और यहां पर अनीता जी उत्तर हो जाता है कि मछली घर नामक जो काव्य संग्रह है दोस्तों विजय देवनारायण शाही का। विजय देवनारायण शाही यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। विजय देवनारायण शाही चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? चिंतामणि द्वारा रचित। चिंतामणि के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये रीति काल के दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। कौन? चिंतामणि रीतिबद्ध काव्यधारा के माने जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। रश्मि, अंजू जी, कोयल जी, प्रज्ञा जी और जो भी साथी दोस्तों इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं वो जल्दी ही कोर्स परचेस कर लें, ताकि आपका न्यू बैच जल्दी से स्टार्ट हो जाए, है ना। तो जल्दी ही 20 दिसंबर के पहले आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं ताकि आपका न्यू बैच स्टार्ट हो और बिल्कुल शुरुआत से आप पढ़ सकोगे, है ना। तो आपको 20 दिसंबर के पहले सभी लोग इस कोर्स को परचेस कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? बोले सर प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। कौन सा है? कृष्ण चरित्र है, यानी कि आपका ये प्रबंध काव्य पूछा है इसलिए प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इनके दो अतिरिक्त हैं, एक रामायण और रामाश्वमेध, इनके दो अतिरिक्त और भी प्रबंध काव्य हैं। चूंकि यहां पर प्रबंध काव्य पूछा गया था, ठीक है, याद रख लेना, प्रबंध काव्य पूछा गया था तो कृष्ण चरित्र इनका प्रबंध काव्य माना जाता है। बाकी तो इनकी रचनाएं हैं। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु की रचयिता कौन है? लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु की रचयिता कौन है? प्रज्ञा पांडे जी, सभी लोग बताएंगे। मोहम्मद जी, सभी लोग, विजय शंकर जी। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु की रचयिता कौन है? बोले सर कुल की चिंता तो सभी को रहती है। मैंने कई बार आपको याद करवाया, कुल की चिंता सभी को रहती है ना। तो कवि कुल कल्पतरु के रचयिता भी कौन माने जाएंगे? कौन माने जाएंगे? आचार्य चिंतामणि, क्योंकि कुल की चिंता, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को अपने अपने कुल की चिंता है। तो कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि साहब को याद रख लेना। रीतिबद्ध काव्यधारा में इनका नाम आता है दोस्तों चिंतामणि का, है ना। और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। आचार्य नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, यह भी आपको याद रख लेना है। और शुक्ल ने माना है चिंतामणि को, है ना। और चिंतामणि की रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु, इनको याद रखना है। सबसे बड़ा सिपहिया की रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपहिया यानी कि 193 का आंसर हमें चयन करना है। और उत्तर क्या हो जाएगा गजेंद्र जी? उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार, बोले सर सबसे बड़ा सिपहिया तो वीरेंद्र जैन है। कौन है? वीरेंद्र जैन, यानी कि सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन। और ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता, वीरेंद्र जैन। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक कर देना वीडियो को, है ना। और दोस्तों यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हमें पढ़ना है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? जब आपसे पूछा जाता है कि सीतायन की रचयिता कौन है तो आप क्या बताओगे? बोले सर सीता की बात कर रहे हो तो सीता से सीतायन, और सीता जी तो राम की प्रिया है। राम की प्रिया कौन है? बोले सर सीता, तो सीतायन ग्रंथ भी कौन लिखेंगे? राम प्रिया शरणदास लिखेंगे कि नाभादास लिखेंगे? अब आपको चयन करना है। 194 का आंसर रोमा कुशवाहा जी, अस्मित जी, सभी लोगों ने आंसर किया है कि सर सीतायन की रचयिता राम प्रिया शरणदास हैं, क्योंकि सीता जी राम की प्रिया थी। यानी कि आपका उत्तर भी क्या होगा? डी नंबर। अब आप कभी नहीं भूल सकते, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सीतायन की रचयिता कौन है,
आप बताओगे हमेशा, आप हमेशा बताओगे कि सीता तो राम की प्रिया है, तो राम प्रिया शरणदास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राम रक्षा स्त्रोत के रचना के लेखक कौन है? राम रक्षा स्त्रोत के रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 195 का आंसर आपको चयन करना है। राम रक्षा स्त्रोत केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद। यानी कि दोस्तों 195 का उत्तर आपको चयन करना है और यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा रामानंद। राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? और बिल्कुल सही टिक किया है आपने, रामानंद माने जाते हैं, रामानंद। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राम रक्षा स्त्रोत के लेखक रामानंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर साथियों अपना जो नेटवर्क है वो क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। नेटवर्क बीच बीच में मिस्टेक कर रहा है, इसको भी अपन थोड़ा सा लेकर के चलेंगे। लेकिन राम रक्षा स्त्रोत के लेखक हैं रामानंद। ठीक है, रामानंद याद रखेंगे। उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर धनपाल। उपदेश रसायन बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है। अब देखो यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उपदेश रसायन के लेखक कौन होंगे? कौन होंगे? बोले सर जो सूर होगा जिन सूर तो जिन दत्त सूरी कर लेना, जिन दत्त सूरी। इसको याद करने की जरूरत है दोस्तों। किसको? उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी, उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी। ये रचना पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में। उपदेश रसायन के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जिन दत्त सूरी, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं दोस्तों? 197 संशय की एक रात मुक्तिबोध की रचना है, धूमिल की है, श्रीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता की ये रचना मानी जाती है। संशय की एक रात के रचनाकार सभी लोग बताएंगे। फटाफट से सभी को आंसर चयन करना है। संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं? उत्तर सभी को चयन करके बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? संशय की एक रात में कौन है? बोले सर संशय की एक रात में नरेश मेहता। संशय की एक रात में नरेश मेहता, यानी उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संशय की एक रात में नरेश मेहता। डी नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, नरेश मेहता। ठीक है, संशय की एक रात नरेश मेहता की है दोस्तों। और इनकी अन्य रचनाएं हैं बनपाकी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। इसको याद रखेंगे, मेरा समर्पित एकांत और बनपाकी, ये नरेश मेहता की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। और जिन भी साथियों ने कोर्स को परचेस नहीं किया है वो प्लीज इस कोर्स को जल्दी जल्दी से परचेस कर लें। और इस कोर्स में दोस्तों अब आपको, अगर आप नेट बैंकिंग भी नहीं चलाते या आप गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस कोर्स को परचेस करना है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं वो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं लेने के तो। ठीक है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है तो किसका है? आकाश गंगा यानी कि 198 का आपको चयन करना है। आकाश गंगा एक काव्य संग्रह, बड़ा ही दोस्तों अच्छा काव्य संग्रह है और इसके रचयिता माने जाते हैं कौन? अपने राम कुमार वर्मा जी। ये दोस्तों इनका काव्य संग्रह है, कौन सा? आकाश गंगा, राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आकाश गंगा, राम कुमार वर्मा, ये बिल्कुल सही है। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी पेड मेंबर हैं, वो अब सभी साथी ट्रिक बनाने लगे हैं, ट्रिक से याद करने लगे हैं। उनको अब पता चल गया है कि साहित्य को कैसे पढ़ा जाता है। यही दोस्तों एक खामी होती है, साहित्य पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन कुछ अलग टाइप का पढ़ो, कुछ अलग से पढ़ो। जितने भी साथी पेड मेंबर हैं उनको पता है कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना। ये चीज अगर आपको पता चल गई तो निश्चित ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। और मेरे बहुत सारी साथी ट्रिक बनाने लगे, मुझे ही बताने लगे कि सर इसकी ट्रिक ऐसी बन जाएगी, है ना। तो ट्रिक बनाओ, याद करो, बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से याद करना है सिर्फ अपन को। और जो चीज याद हो जाती है वो भूलना भी नहीं है। किस कृति के रचनाकार? दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार दोस्तों, साय में धूप, दुष्यंत कुमार, साय में धूप,
दुष्यंत कुमार। इसको याद रखोगे, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदेश जी, है ना, रेखा जी, उर्मिला जी, सुषमा जी, साय में धूप के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाओगे दुष्यंत कुमार। साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता। सी नंबर, साय में धूप दुष्यंत कुमार। ये कई बार कृति पूछी गई, साय में धूप दुष्यंत कुमार, साय में धूप दुष्यंत कुमार। कई बार जब हम एक चीज को पढ़ेंगे तो वो चीज रट जाएगी, और कई की अपन ट्रिक से भी याद करेंगे। सुनीता यादव जी, कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं मानी जाती? शंबुक, अग्निलीक, अग्निलीक, संशय की एक रात और महाप्रस्थान। यस रत्ती जी, प्रश्न क्रमांक 201 में आपको बताना है कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। तब आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर राम कथा पर आधारित नहीं है, तो वो नहीं है महाप्रस्थान। कौन सी नहीं है? महाप्रस्थान नहीं है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये महाप्रस्थान नरेश मेहता जी की दोस्तों रचना है, और ये राम कथा पर आधारित नहीं मानी जाती, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर राम कथा पर आधारित नहीं है, महाप्रस्थान नरेश मेहता जी की। डी आपने बिल्कुल सही चयन किया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि राम कथा पर आधारित नहीं है तो महाप्रस्थान, महाप्रस्थान नरेश मेहता, महाप्रस्थान नरेश मेहता, इसको याद रखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहां से ली गई? बहुत बढ़िया दोस्तों, रश्मि रथी ये दिनकर जी की है, और रामधारी से दिनकर को सभी लोग जानते हैं। बोले सर एक रचना उर्वशी दिनकर जी ने की और एक रचना उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने की। ठीक है, एक जयशंकर प्रसाद की रचना भी उर्वशी है और दिनकर जी की भी उर्वशी है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को महा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, लेकिन ये जो रश्मि रथी है दोस्तों, इसकी कथा वस्तु कहां से ली है? इसकी कथा वस्तु कहां से ली है? तो इसकी कथा वस्तु ली है कहां से? महाभारत से। महाभारत, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महाभारत से ली गई है। इसकी कथा वस्तु अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? अग्निलीक, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अर्चना जी, राम मूरत जी, अंजू जी, है ना, और एस किरण जी, सभी लोग आंसर चयन करेंगे। अग्निलीक, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और यहां पर बिल्कुल सही आंसर है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल, यानी सी अग्निलीक काव्य नाटक है, और इस काव्य नाटक के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक एक काव्य नाटक है दोस्तों। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा दो आब, दो आब किस विधा की कृति है? दो आब बताना है। दो आब शमशेर बहादुर की कृति है। दो आब, है ना, बोले दो शेर लड़ रहे थे, दो शमशेर, दो शमशेर क्या हो रहे थे? दो शमशेर लड़ रहे थे। आपने शेर की लड़ाई देखी होगी। बोले सर शेर की लड़ाई देखी है, लेकिन हमने दो शेर की देखी है। तो दो आब, दो आब, है ना, और दो आब रचना शमशेर बहादुर से हैं, कवियों के कवि कहे जाते हैं, और इनकी ये जो दो आब है दोस्तों, ये काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखा जी, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यहां पर देखो शमशेर की डायरी भी है। इतने पास अपने चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी और कल तुझसे होड़ है मेरी, है ना, कल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको रखेंगे, याद करेंगे। और अगला क्वेश्चन है यहां पर, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो वो कौन से ऐसी पंक्ति यहां पर विकल्प आपको दिख रहा है? कौन सा दिख रहा? रीता पटेल जी, देवेंद्र कुमार जी, 206 में कौन सा ऐसा विकल्प सही है जिसके लेखक कवि भी थे और नाटककार भी थे, यानी जिन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं और नाटक भी लिखे हैं? ऐसी जो पंक्ति है वो कौन सी है? 206 में
और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचनाएं भी की हैं और इन्होंने नाटक भी लिखे, भारतेंदु जी ने भी की और राम कुमार वर्मा जी ने भी। तो यहां पर आपने 2 नंबर को पकड़ लिया, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु और राम कुमार वर्मा, और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। ठीक है, बिल्कुल राइट। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या फिर सेठ गोविंदास? रेडियो नाटक के रूप में बताना है उपेंद्र जी, राहुल जी, दीक्षा यादव, हेमलता जी, है ना, फ्लेमिंगो किड्स और कॉमर्स हब जी। प्रश्न क्रमांक 207 में रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है चिरंजीत। कौन है? चिरंजीत। ये लेखक रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, रेडियो नाटककार चिरंजीत हैं, यानी यशवंत जी। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर चिरंजीत माने जाते हैं। ठीक है, आपने राइट टिक किया है ए नंबर को। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश डबराल की, ये तो कई बार पूछी गई है, अंशुमन जी, उर्मिला देवी जी, ये पूछी जाती है कि मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, और आप चयन करते हैं कि सर मंगलेश डबराल की बात कर रहे हो, तो मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, है ना, मंगलेश डबराल। तो बोले सर मंगलेश डबराल, मंगलेश से बनेगा मंगल, मंगलवार को पहाड़ पर लालटेन टांगाना, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। इसको कई बार याद करना है, कई बार पढ़ना है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 209 का आंसर कविता की तीसरी आंख, कविता की तीसरी आंख, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कविता की तीसरी आंख शेर जंग गर्ग की है, मृदुला गर्ग की है, प्रभाकर क्षत्रिय या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 209 है। शैलेंद्र जी, संदीप जी, हरि सिंह जी, सभी लोग बताएंगे कविता की तीसरी आंख, और उत्तर क्या हो जाएगा? नामवीर सिंह जी, नामवर सिंह जी, सभी लोग बताएं कविता की तीसरी आंख। और कविता की तीसरी आंख, बोले सर अभी तो 2 आंखें थी, अभी तीसरी आंख कहां से आ गई कविता की तीसरी आंख? और उत्तर हो जाएगा प्रभाकर क्षत्रिय, है ना, यानी सी नंबर। ये सी नंबर वाली है पूनम जी, कविता की तीसरी आंख प्रभाकर जी की है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी एग्जाम में, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, सी नंबर। ठीक है, फिर यहां पर आते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और चर्चा करते हैं कि दोस्तों मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या फिर रामनाथ सुमन की? मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए दोस्तों, तो ये बताना है उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने स्मृति के दीप जलाए, आपने दीपावली में स्मृति के दीप जलाए थे, किसकी स्मृति के? बोले सर राम भगवान लौट कर आए थे वनवास से, है ना, लौट कर आए थे वनवास से। कौन आए थे? राम आए थे। तो यहां पर देखो राम कहां दिख रहा है, राम यहां पर भी दिख रहा और यहां पर भी दिख रहा, तो यहां पर लगाएंगे हम रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन की यह रचना है, मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन, है ना, रामनाथ सुमन, ये भी याद रख लेना दोस्तों। डी नंबर आपका सही है। भाषा भूषण, ये भाषा भूषण कई बार पूछी जाती है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दोस्तों आपने रीतिकाल तो पढ़ा है, रीतिकाल में अपन ने पढ़ा कि सर ये रीतिकाल 3 काव्य धाराओं में विभक्त था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति 3 काव्य धाराओं में विभक्त था। रीतिबद्ध काव्य धारा की बात करें तो केशवदास चिंतामणि, है ना, मतीराम, जसवंत सिंह भूषण, देव आदि कवि इसमें आते हैं, कुलपति मिश्र। रीतिबद्ध काव्य धारा में उसी में एक कवि आते हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की रचना है कौन सी? भाषा भूषण। जसवंत सिंह की रचना कौन सी है? भाषा भूषण, है ना, भाषा भूषण, यानी ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जसवंत सिंह की रचना कई बार पूछी गई है, संयोगिता जी, है ना, दारसू जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 212 छंदों में रचित ये रचना है, 116 अलंकारों का इसमें विवेचन है,
है ना, जसवंत सिंह भाषा भूषण, भाषा भूषण जसवंत सिंह, भाषा भूषण जसवंत सिंह, इसको याद करना है, भाषा भूषण जसवंत सिंह। दोस्तों ये जब हम याद करेंगे तो ये रचना कई बार पूछी जाए, बोले सर उतनी बार ही हम सही लगा कर आएंगे। चंद्रालोक की छाया, चंद्रालोक की छाया, ये दोस्तों किसकी रचना है, ये रचना बताना है। ये चंद्रालोक की छाया, चंद्रालोक की छाया कौन सा ग्रंथ माना जाता है, तो इसको याद रखो, ये चंद्रालोक की छाया है, चंद्रालोक की छाया, ये ग्रंथ जो भाषा भूषण जसवंत सिंह का भाषा भूषण है, ये चंद्रालोक की छाया माना जाता है, ये ग्रंथ है चंद्रालोक छाया, और इसकी चंद्रालोक और चंद्रालोक की छाया माना जाता है कौन सा, भाषा भूषण, और भाषा भूषण के रचयिता कौन है, जसवंत सिंह, भाषा भूषण के रचयिता कौन है, जसवंत सिंह, और ये चंद्रालोक की छाया मानी जाती है कल्पना जी, हर्षिता जी, स्वांति सिंह जी। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है, तुलसी आधुनिक वातायन से, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, सब रमेश कुंतल मेघ, या फिर माता प्रसाद गुप्त, या फिर दोस्तों अशोक वाजपेयी, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है या ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप डाउनलोड करें। व्यवस्थित आप पढ़ना चाहते हैं, क्रमबद्ध पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, है ना, और दोस्तों बहुत सारी चीजें नोट्स पढ़ना चाहते हैं, ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अभी डाउनलोड कर लें। वहां पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, टीजीटी, पीजीटी, यूके, एलटी सभी एग्जामों के लिए उपलब्ध है। तो उस कोर्स को आप परचेस करेंगे मात्र 1200 रुपए में। 20 तारीख तक दोस्तों, 20 तारीख तक दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो 20 तारीख के पहले आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, इस कोर्स में शामिल हो सकते हो। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक माने जाते हैं रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास 1939 की रचना दोस्तों इन्होंने की थी, 1939 में तुलसीदास की रचना की थी। तुलसीदास कई बार पूछी गई है, तुलसीदास की रचनाकार कौन है, जिसमें यूपी के एग्जामों में खासकर ये रचना पूछी ही जाती है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तो अब आप बता देना कि सर तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो है निराला जी, इसको याद रख लेंगे आप, ठीक है। प्रीति नौतरिया जी, गुंजा जी, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना मानी जाती है, अरस्तु का काव्य शास्त्र बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, यानी कि अरस्तु का काव्य शास्त्र। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यहां पर, और अरस्तु का काव्य शास्त्र ये रचना किसकी है, जगदीश जी, उमेश जी, अंजू जोशी जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी रचना मानी जाती है, एमआर शर्मा जी, अस्मित जी बोले सर अरस्तु का काव्य शास्त्र, अरस्तु का काव्य शास्त्र ये नगेंद्र जी की रचना है, किसकी है, नगेंद्र जी की 1957 की रचना मानी जाती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, अरस्तु का काव्य शास्त्र। और यहां पर पहुंचते हैं हम, बहुत सारी रचनाओं को याद भी करना है, रटना भी है, ट्रिक से भी पढ़ना है, विस्तृत भी पढ़ना है, बहुत सारा लंबा सफर है दोस्तों आप लोगों का, और इस लंबे सफर में हम तो आपके साथ हैं, है ना, आप भी हमारे साथ आ जाओ, तो साथ साथ में चलेंगे तो साथ साथ में आपका साथ बन जाएगा, है ना। इसलिए जब मौका दे रही है सरकार कि आप तैयारी करो, है ना, तो तैयारी अच्छे से करो। बहुत सारे साथी सुस्त पड़ गए हैं कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं, ये वैकेंसी फिर से आएगी और जल्द आएगी, बिल्कुल विश्वास है यूपी पीजीटी टीजीटी वालों की, है ना। आप अपनी तैयारी को कम मत करें, आप अपनी तैयारी को दोस्तों और सुदृढ़ बना लें। एक मौका आपको मिला है और तैयारी करने का, है ना, तो आप अपनी तैयारी अच्छी करें, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा है, और इस कंपटीशन में तैयारी भी आपको करना है। नई समीक्षा नए संदर्भ, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है, नंद किशोर आचार्य की तो नहीं है, ये नगेंद्र की है। नई समीक्षा नए संदर्भ में ये नगेंद्र जी ने समीक्षा आलोचना कृति मानी जाती है। अप्रवासी की यात्राएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये अप्रवासी की यात्राएं ये कई बार पूछी गई है। अप्रवासी की यात्राएं, अभी तो हमने प्रवासी की यात्राएं पढ़ी, बोले सर ये अप्रवासी की यात्राएं कहां से आ गई, ये अप्रवासी की यात्राएं ये दोस्तों रचना किसकी मानी जाती है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। अप्रवासी की यात्राएं, है ना, बहुत बढ़िया। हेम जी, अप्रवासी की यात्राएं
इसके जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र के रचनाकार हैं, ये बिल्कुल सही है। ए नंबर। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत ये दोस्तों लेखक कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक, और बोले सर ये जो लेखक हैं वो हैं कौन है? डॉक्टर नामवार से हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो यहां पर 218 में आपने चयन किया है सुमित्रानंदन पंत नामक जो ग्रंथ है वो डॉक्टर नगेंद्र साहब का है, डॉक्टर नगेंद्र साहब का, और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर सही है। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है कि कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्धि कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? इस साहित्यकार कौन है जिसने ये कहा है कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र को प्राप्त होता है? आपको पता है दोस्तों 1929 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था, है ना, 1929 में आचार्य शुक्ल का ग्रंथ। और दोस्तों फिर 1940 में संशोधित होकर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था, है ना। और यहां पर ये जो कथन कहा है वो कहा है बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं कि सर ये कोर्स क्यों ले हम? सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ये कोर्स क्यों ले हम। मैं देखता हूं, मैं बताता हूं साथियों कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा अध्ययन क्रमबद्ध हो, मुझे व्यवस्थित तरीके से नोट्स मिले, मुझे व्यवस्थित तरीके से वीडियो प्राप्त हो, व्यवस्थित तरीके से सारा मटेरियल दोस्तों क्रमबद्ध एक एक टॉपिक का मटेरियल हमें प्राप्त हो, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। एक बैच कंप्लीट हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो दूसरे बैच के लिए आप लोग अगर तैयार हैं तो आ जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। जितने भी साथी हैं सब लोग मस्ती से पढ़ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। जहां पर विस्तृत अध्ययन आपको मिलेगा, ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, नोट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, लाइव क्लास, हर टॉपिक के बाद टेस्ट, यानी कि आपका आदिकाल कंप्लीट हुआ तो आदिकाल का आपका टेस्ट होगा, आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा आदिकाल में कि अगर 50 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं और 100 स्टूडेंट में आपका नंबर क्या आ रहा है वो भी आपको दिया जाएगा कि कितने नंबर पर आप हैं, कितने गहरे में पानी में आप हैं। ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी क्लासेस में व्यवस्थित तरीके से चल रही है। जितने भी साथी पेड मेंबर हैं उनसे पूछना कि उनका अध्ययन कैसा चल रहा है ना। तो ये सभी लोग बताएंगे, एमआर शर्मा जी, बिलोगर जी, सुनीता यादव, मायाराम दवर जी, है ना। और वैलिडिटी इसकी 1 साल तक रहेगी, मतलब कोर्स लॉन्च के दोस्तों अभी मात्र 15 दिन हुए हैं। कोर्स लॉन्च से लेकर के ये 1 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसको आप कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें दोस्तों सारा अध्ययन आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीति नौतरिया जी, उमा देवी, हेमलता जी, पूनम जी, सभी लोग दोस्तों इसमें जुड़े। और जिन भी साथियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार से पेमेंट आप कर सकते हो, इसमें सारे विकल्प अब घोषित किए गए हैं, चालू कर दिए गए हैं, यानी कि आप बैंक से भी ट्रांसफर करवा सकते हो और आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो जिन भी साथियों की बैंकिंग व्यवस्था नहीं है कि सर हम बैंक से हम ऑनलाइन नहीं कर पाते या हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बैंक से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो जितने भी साथी चाहते हैं तो वो अभी संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फोन लगाकर संपर्क कर सकते हैं, सभी लोग बताएंगे, है ना। बिल्कुल पूनम जी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, जो भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और दोस्तों मैसेज भी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, है ना। नामवर सिंह जी, कुमारी हेमा जी, ठीक है, लाइक जरूर करेंगे और जिनको परचेस करना है वो परचेस करेंगे। जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो 1000-1200 में क्या देखते हो दोस्तों। मैं आपसे 5000 10,000 वाली क्लास नहीं दे रहा हूं कि सर 10,000 वाली क्लास है,
5000 वाली पेड क्लास है और यहां पर आपको वो चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहां पर आपको वो चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेल्फ स्टडी क्लासेस गारंटी देता है कि एक एक चीज आपको याद करवाई जाती है, यहां पर एक एक चीज माइंड पर रटवाई जाती है ना। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वीडियो देखना होता है और बहुत सारी चीजें दोस्तों रट जाती हैं आपको, है ना, कई बार आपको बताई जाती हैं। तो बलराज माही, हेम जी और रेखा टाइट जी, ब्लॉगर जी, कुमारी हेमा जी, प्रमोद जी, एमआर शर्मा जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार जुड़े रहें और जो भी साथी निरंतर अध्ययन करना चाहते, मैं आपको सुझाव दे सकता हूं, बाकी तो आपको ही करना है सब, है ना। बिल्कुल सही है सिमी जी, वेरी गुड। तो जिनको भी लेना है वो जल्दी से वो कर सकते हैं, रेखा जी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, मैं आपको सुझाव दे सकता हूं, बाकी आप अपनी चॉइस देखें, आप डेमो क्लासें देखें ऐप पर जाके। मैं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि सबसे पहले आप कंटेंट देखें, डेमो क्लासें देखें, जहां पर आपको अगर अच्छा लगता है कि मेरे लिए ये सही उपयोगी है ना, आप लोग पूर्ण रूप से परिचित हैं किस प्रकार से दोस्तों आपको अध्ययन कराया जाता है, किस प्रकार से याद कराया जाता है, कैसे आपको वो रचनाएं खेल खेल में याद हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम मस्ती से पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।